आप सब जैसा बोलते हो ना वैसा करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप सब बहुत प्यारे हो। अच्छा नहीं लगा? अरे यार सच में प्यारे हो, सच में क्यूट हो तुम सब। अपने आप को नहीं जान रहे हो यार, मुझे बताना पड़ता है तुम लोग कैसे हो। हैं सब अपने आप में, मतलब वो जानते हो ना कि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का लगूँ, थोड़ा सा मवाली टाइप का, एकदम बाइक चलाना, वो सब बेकार सी चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो लाइफ में जितना सिंपल साधारण सीधा रहोगे ना उतना मस्त है। किसी को दिखाना क्या है? दिखाना तब है जब अपने ऊपर बीतती है। टॉर्चर उचर कोई करने लगा तब दिखाओ कि मैं कैसा हूँ। वैसे भाई अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे क्यों ख़राब करना, बताओ। संपूर्ण क्रांति आपका चैप्टर है और इसे काफ़ी डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले तो मैं कराऊंगा आपको इंट्रोडक्शन, जो कि लेखक के बारे में हम लोग करेंगे परिचय। मैंने हर चीज़ इसके बारे में निचोड़ ली है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन था? ध्यान से देखो, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में सारी चीज़ें हम लोग आज जानने वाले हैं, एक एक करके जानेंगे। समझ रहे हो? किसी के ज़िंदगी के बारे में जानना कितना मज़ा आता है पता है, लेकिन इसमें जन्म मृत्यु की बातें हैं, मज़ा तो नहीं आएगा मुझे लगता है। हाँ, उधर उधर की बातें में बहुत मज़ा आता है, फलानवा चिलनवा क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब चाहे भूल जाओ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपके पास 5 से 7 मिनट समय होगा मेरी बातें सुनने के लिए, ठीक है, लॉजिकली, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ही तो बना हूँ ना यार। मैं नज़दीक आके बात कर रहा हूँ, बात करोगे मुझसे? करोगे मुझसे बात? आओ करते हैं। देखो, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और इनकी निधन हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को। याद रहेगा ना, निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को। और इनका जन्म स्थान कहाँ था मेरे भाई? सितारा दियारा गांव। याद रहेगा, सितारा दियारा गांव। इस तरह से गांव लिखाता है तो आप लोग बोलोगे टाइपिंग मिस्टेक है। चलो, सारी चीज़ें याद हो गई मेरे भाई। सितारा दियारा गांव इनका गांव का नाम था, जगह का नाम था जहां जन्म लिए थे। निधन 8 अक्टूबर 1979 को हो गया था, ठीक है, और 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हो गया था। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये चारों चीज़ें याद हो गई होंगी। याद हो गई? एक बार ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ो। पढ़ लिया चारों चीज़ें फटाक से? अरे इतना तो आप लोग तेज़ हो यार, हिंदी में पढ़ ही लोगे। चलो आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक छोटा सा चीज़ है ना, जन्म स्थान में ध्यान से देखना। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में ये जो है फैला हुआ है। सितारा दियारा गांव जो है ये कहाँ फैला हुआ है? अब बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक मेरे भाई छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देख लेना। पुकार का नाम, यानी कि इनको का कहा जाता था, कैसे पुकारा जाता था? तब बचपन में बाउल कहा जाता था। बचपन में क्या कहा जाता था मेरे भाई? बचपन में इनको कहा जाता था बाउल। याद रहेगा? चलो, बड़े होने पर इनको क्या कहा जाता था? जेपी। ठीक है, क्या कहा जाता? जब बड़का हो गए, हम लोग के उम्र में आ गए, ठीक है, आपके नहीं, आप तो छोटे हो, है ना, आपसे बड़ा हूँ भाई 1-2 साल, तो जेपी, बड़े होने पर जेपी, और बचपन में जो थे उनको बाउल कहा जाता था। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। यानी कि इतने मस्त मस्त काम किए कि काम के बदौलत, अपनी जन पक्षधरता के बदौलत उन्होंने एक नाम कमाया, जो कि नाम था लोकनायक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे यार ये फितिंगी भी तबाह करता है। चलो, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाई, चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई। चलो, माता और पिता के नाम के ऊपर हम लोग आते हैं, ध्यान से देखना। मम्मी का नाम था फूल रानी, ध्यान से देखना मेरे भाई, और पिताजी का क्या नाम था? हर्षुदयाल। ये नाम याद रहेगा ना, हर्षुदयाल। किनका नाम था? पिताजी का। और माता का नाम क्या था? फूल रानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई उतना आपको याद हो गया होगा। हम इनकी पत्नी की ओर आते हैं, ठीक है, पत्नी की ओर नहीं जाते हैं, उनके नाम को हम लोग जानते हैं, राइट। चलो देखो, ध्यान से देखना। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की ये क्या थी? पुत्री थी। याद रहेगा ना, बेटी थी। यानी कि प्रभावती देवी के पिता का नाम था ब्रज किशोर प्रसाद। याद रखना दोनों, है ना, बेटी और बाप के नाम को अच्छे से याद रख लेना। बहुत बढ़िया। शिक्षा के बारे में जानते हैं। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, यानी कि बचपन में घर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर पटना कॉलेजिएट, यानी फिर पटना चले गए थे कॉलेज के अंदर, और पटना में ही दाखिल हो गए थे, ठीक है। यहीं बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लिखने का काम शुरू कर दिया।
वर्तमान स्थिति यानी कि बिहार में जो भी चीज़ें चल रही थी आज के समय में, उन सब चीज़ों को देख देख के जान जान के लिखने का काम शुरू कर दिया, है ना। सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर लिया और इन्होंने लिखा बिहार के बारे में वर्तमान स्थिति पर, और उस चीज़ के लिए इन्हें एक सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? सर्वोच्च पुरस्कार। किस चीज़ के लिए? वर्तमान के स्थिति पे लिखने के लिए, याद रख लेना। चलो, प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज यानी कि पटना में ही प्रवेश लिए थे, यानी कि पटना कॉलेज फिर चले गए। बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई को आधा ही छोड़ दिया और 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? 1922 में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गए। ठीक है, वह कैलिफोर्निया, बर्कले, वाशिंगटन और मेडिसिन आदि कॉलेजों में इन्होंने पढ़ाई की। मेडिसन, एक और चीज़ याद रखना, ये अमेरिका गए थे बट अपने बलबूते पर गए थे कि मैं अपने से पढ़ूंगा। क्लियर है? मैं अपने से पढ़ूंगा, अपने से पैसे करके फाइनेंशियल स्थिति को अपने से संभाला, सिर्फ अपने लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया भाई, पढ़ने के लिए अपने आप सोचो। ठीक है, कार्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया यानी पढ़ाई करी। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहीं से ग्रहण की थी, यानी कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन सब चीज़ों पे। अर्थव्यवस्था के कारण पीएचडी ना कर सके, इतनी घर की स्थिति खराब थी ना। अर्थव्यवस्था होता है जो घर की स्थिति होता है, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा उसा का तनाव। ठीक है, तो इतनी खराब थी कि उसके कारण वे बेचारे वो पीएचडी ना कर सके और अपने देश लौट आए, यानी कि भारत लौट आए। उम्मीद है कि इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, राजनीतिक जीवन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? राजनीतिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस समझते हो ना, पंजा छाप। तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1932 में, ध्यान से याद रखना, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए थे। कब गए थे? 1932 में ये जेल गए थे। किसके लिए? सविनय, है ना, अवज्ञा आंदोलन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही, है ना, मतलब जो कांग्रेस के पार्टी को ज्वाइन किए थे उसके अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाया था। कांग्रेस का पार्टी का जो था गठन हुआ था, यानी एकत्रित लोग हो रहे थे, जुड़ रहे थे, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलो 1939 और 1943 में भी जेल चले गए। पहला बार जेल तो गए थे 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यार हिंदी है ना, कन्फ्यूजन तो होता है, देखो। और 39 और 43 में फिर जेल चले गए थे। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली थी, यानी 1942 में जो इन्होंने आंदोलन करा था ना, वहाँ से यह फेमस हो गए थे। ठीक है, आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। फिर 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया, है ना। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया, यानी कि राजनीति में चले तो गए थे कांग्रेस में, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को खुद से क्या कर दिया, मतलब राजनीति से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। आगे ध्यान से देखना मेरे भाई। 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। कहाँ जुड़े थे, कब जुड़े थे? 1974 में, है ना। विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। ये चीज़ें याद हो गया होगा। विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से 1974 में जुड़े थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान फिर जेल चले गए। छात्र लोगों का इन्होंने नेतृत्व किया था, जो छात्र आंदोलन छिड़ा गया था, इन्होंने उनका साथ दिया और इसके कारण फिर से उन्हें जेल की सामना करना पड़ा। इसके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था, यानी इन्होंने ही मार्गदर्शन दिया था, गाइडेंस, मतलब गाइड करा था, मेंटोर बने थे कि उनका हेड बने थे और ऐसे ऐसे करा रहे थे, है ना। तो इन्होंने ही गठन कर दिया था, किसका? जनता पार्टी का। याद रहेगा। इनके कृतिया के ऊपर अगर हम लोग बात करें, कृतिया यानी कि काम, किस किस चीज़ पे इन्होंने काम किया था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पे काम किया था और कुछ कविताएं भी लिखी थी, याद रख लेना। इसे डायरी भी लिखा था, निबंध भी लिखा था, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा ही लिखी गई थी। और ये चैप्टर इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से कि आपको एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कृतिया में आप लोगों ने जाना कि इनके कुछ नाटक हैं, है ना, और कुछ निबंध हैं, डायरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम्मान की बात करेंगे कि इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे।
तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। इन्होंने बहुत समाज सेवा किया था, लोगों की बहुत मदद की रही थी, तो उसके लिए इन्हें 1965 में एक सम्मान मिला था जिसका नाम था मैग्सेसे पुरस्कार या सम्मान। 1998 में ध्यान से देखना भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कब मिला था मेरे भाई? 1998 में मिला था। ठीक है, देख रहे हो, दोनों हाथों से लिख देता हूँ भाई। ठीक है, देखो संपूर्ण क्रांति पाठ 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश के द्वारा नारायण ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को एक भाषण दिया था पटना के गांधी मैदान में, और उसी भाषण से एक छोटा सा चैप्टर बना दिया गया है। उसने कहा था, जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो जिसके इंट्रोडक्शन आप जान रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन्होंने भाषण कहाँ दिया था? पटना में। कब दिया था? 5 जून 1974 को। उसने कहा था उसी भाषण का एक छोटा सा अंग है, ऐतिहासिक भाषण का एक छोटा सा अंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से, बुरी तरह से नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें याद हो गई हैं। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट है जो कि देख लो मेरे भाई। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था। वहीं पटना में जो भाषण उछड़ दिया गया था उसी से लेकर प्रकाशित हो गया था संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति भाषण जो था उस वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से याद हो गया होगा मेरे भाई। चैप्टर है और इसका आज हम लोग करने वाले हैं सारांश। अब ध्यान से सुनना कि पूरे बुक के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, और हम 100 वर्ड में 120 वर्ड में लिखकर 5 नंबर कैसे ले सकते हैं अपने एग्जाम में। एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप काव्य खंड से 1 से 6 गो चैप्टर लगातार कर लेते हो, लगातार 6 गो चैप्टर, और 1 से 6 चैप्टर गद्य खंड में लगातार कर देते हो, तो इसी के अंदर से एगो तुम्हारा सारांश लड़ जाएगा, और इसके अंदर से तुम्हारा एगो सारांश यानी 10 नंबर तुम्हारा, यानी 2% बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा यहाँ से बनेगा। याद रखना। तो 1 से 6 चैप्टर तक, बाकी मैं लगातार सब चैप्टर का सारांश करा रहा हूँ, हर चैप्टर का कराऊंगा। क्यों टेंशन लेते हो? आपका भाई है ना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए, ध्यान से समझना, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश के द्वारा किए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। यानी कि जो आपका संपूर्ण क्रांति चैप्टर है वह लिया गया है एक भाषण से, जिसे जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा, भाषण का डेट भी याद हो गया होगा कि 5 जून को दिया था। देखो, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए हुए थे, याद रहेगा, यानी कि सभी जगह से लोग आए हुए। युवाओं का बोलबाला था, है ना, यानी कि युवा लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा बोलबाला था, यानी कि युवा लोग आए थे लाखों की संख्या में। युवा समझते हो, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, है ना, इतने एज के जितने लड़के थे ना, है ना, जितने लौंडे थे, सारे आए थे भाषण सुनने के लिए। समझ रहे हो? हम लोग भी अगर होते उस समय तो जाते। क्यों जाते? क्योंकि भाई इस तरह से चीज़ें थी ना, पहले ना ही टीवी था, रेडियो हुआ करता था, टीवी तो है नहीं, प्रचार के लिए प्रोपोगेंडा उठाया जाता था, हजारों की संख्या में पहले लोग प्रचार करते थे। समझ रहे हो? पूरी भीड़ लगती थी, काफ़ी चलती थी, ढोलक बजते थे, नगाड़े बजते थे, सारी चीज़ें होती थी। भाई फॉर्म में आ गया बताते बताते, चीज़ें क्लियर हो गई, इतना याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना नहीं, याद कराना, इसीलिए मैं सबसे अलग हूँ, सबसे हट के हूँ, सबसे अलग पढ़ाता हूँ, सबसे अलग करता हूँ। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुर जी होते, याद रखना किनकी बात करते हैं, कह रहे हैं कि अगर दिनकर जी होते और राम वृक्ष बेनीपुर जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांतिकारी कार्य करती। यानी कि ये दोनों ऐसे लेखक थे जिन्होंने पूरी क्रांति के ऊपर कविता लिख रखी थी, और लोग पढ़ते और इनको देखते तो और भी ज़्यादा उत्साह से भर जाते, यानी कि क्रांति का बहुत बड़ा कार्य करती। लेकिन वह आज हमारे बीच ना है, यानी कि वो दोनों जो हैं हमारे बीच अब नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग कर नहीं ली है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है ये मैंने मांग के नहीं ली है, ठीक है, इसे लिया गया, मुझे जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। यानी कि ये जो जिम्मेदारी है मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा, जो यंग बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, इनके द्वारा सौंपी गई है। वह कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम का नेता नहीं हूँ, सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम में फैसला मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम का नेता नहीं हूँ,
मैं बातें सबकी सुनूंगा, करूंगा अपनी मन की। सोचो कितने इंटेलिजेंस थे, यानी सबकी राय सलाह ले लिया, सब लोगों का मत क्या है उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना बहुत कठिन कार्य होता है, और ये वही किया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि एक का कहा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते और दिनकर जी होते तो इस पूरे भारत के नव निर्माण के लिए क्रांतिकारी उन लोग की जो लेखनी थी वो साबित होती। और फिर बाद में ये कहते हैं कि मैंने जो हक है वो मांग के नहीं लिया है, मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा दिया गया है। जितने भी लोग कुछ भी कराते हैं मुझसे सब मैं सुनता हूँ, बट अंतिम में जो फैसला होता है वह मेरा होता है। आप बना के भी लिख सकते हो मेरे भाई। अगर आप चैप्टर सुनोगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने बता रखा है 10 मिनट में कि कितने अच्छे से इस चैप्टर में क्या क्या बातें करी गई है, वो सब आप एक स्टोरी के द्वारा सुन सकते हो। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई तथा आपस आकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेखक जयप्रकाश नारायण जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने बलबूते पर अमेरिका में जाके पढ़ाई किया था और फिर आकर कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए थे। जयप्रकाश बापू से मिलने पर बहुत सारे नेता आए थे। जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए बहुत सारे नेता आए थे, है ना, और सब ने उन्हें एक तरफा लोकतंत्र की शिक्षा दी और दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को निकालने की बातें किया करते थे। समझ रहे हो? चलो, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ तो लोकतंत्र की बातें कर दिया कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र भारत है, लोगों की बात यहाँ होती है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ और भी चीज़ें होनी चाहिए थी, और वहीं पीछे से लोगों के जुलूस निकालते हैं, बुराइयाँ करते हैं, नीचे गिराते हैं, और रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है, यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को कुचल देते हैं, अपना कुचलते रहते हैं। तो वही चीज़ें कहते हैं कि एक तरफ तो आके ज्ञान दे देते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, क्या क्या बदलाव होना चाहिए, और पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं, लोकतंत्र को हमारे कुचलते रहते हैं। सब इन्हीं लोग का करा हुआ है। तो ये नेता बहुत खतरनाक लोग, पहले से भी ये चलता आ रहा है। समझ रहे हो? तो नेता किसी के नहीं होते, चापलूस होते हैं, एक नंबर वाले। ठीक है मेरे भाई, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, और हम लोग करने वाले देखो सारांश करा दिया था। ठीक है, और उसके पहले ये लेखक का पूरा क्या है परिचय है। तो मैं कोई भी चीज़ बहुत डिटेल में कराता हूँ, और जैसे मैं चैप्टर आपको करा देता हूँ ना, उसके बाहर एक भी नहीं पूछेगा, इतना बिलीव कर लो। ठीक है, बस इतना विश्वास रख लो कि जो चीज़ें करा देता हूँ उससे बाहर नहीं आता एग्जाम में, और टॉप 10 तक लड़के दे चुका हूँ मेरे भाई। ध्यान से देखो, पहला सवाल है तुम्हारा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, और आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार है कि अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है, यानी हमारा जो देश है उसके जो यूथ लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनके हाथों में ही सब कुछ है। नई पीढ़ियों को बार बार कहते हैं कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य हो। ये कौन कहता है? जयप्रकाश नारायण कहते हैं युवा लोगों से कि आप लोगों में जवानी है, जोश है, आप लोग नेता बनने योग्य हो इस देश के। हमारे साथ अनवरत हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार आदि को रोकना होगा, यानी ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप सबको मिलकर इसे रोकना होगा। क्लियर हो गया होगा? इतनी सारी चीजें किससे करते हैं? और नौजवान युवा से कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमारे साथ अनवरत हो रहे अन्यायों भ्रष्टाचार आदि को रोकना होगा। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतंत्र का अधिकारों का क्रूरतापूर्ण दमन किया जाने लगा, तब समूचे देश में छात्र युवाओं का जो आक्रोश था वो फूट पड़ा। ठीक है, क्या हुआ? फूट पड़ा। उसके बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन उनका ये शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा ये फैसला मेरा होगा। ये बोलते हैं जयप्रकाश नारायण कि मैं तो नेतृत्व कर दूंगा, आप लोग जो बोलोगे कर दूंगा, लेकिन बाद में जो अंतिम फैसला होगा वो मेरा होगा, और आपको ये संघर्ष समितियों को जो मेरा फैसला है वो मानना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि पहला सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जयप्रकाश नारायण नेतृत्व करने के लिए तो संभाल लेते हैं, बट क्या बोलते हैं कि एंड में जो फैसला होगा वो मेरा होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि पहला का सवाल का जो क्वेश्चन आंसर है अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा सवाल ध्यान से देखना, जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं।
तो जयप्रकाश के बारे में चीज़ें हैं और आपको क्या प्रभावित करती है उस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण का छात्र भरा जीवन बड़ा ही संघर्षी रहा है। वे साइंस के छात्र थे और कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लाइब्रेरी में रहे थे, यानी वह साइंस के स्टूडेंट थे और कुछ समय लाइब्रेरी में रहे थे, किनके साथ? फूलदेव बाबू के साथ। ठीक है। बिहार के विद्यापीठ से वे आईएससी की परीक्षा पास किए थे, बिहार के विद्यापीठ कॉलेज से, है ना। उन्होंने क्या करा था? आईएससी करा था, याद रखना। स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे और अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकते हैं, वो अमेरिका चले गए। यानी कि उन्होंने कहानी सुना था, एक भाषण सुना था सत्यदेव का कि लड़के कमा कर भी अमेरिका में पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये अमेरिका चले गए। वहाँ बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। ध्यान से सुनना, ठीक है। उन कारखानों में भी इन्होंने काम किया। तो सोचो मेरे भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के कि भाई ये पढ़ के, यानी कि कमा के पढ़े थे, कारखानों में काम किया, जहाँ तहाँ जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था। ध्यान से सुनना, कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े खरीद लेते थे और कुछ पैसे फी के लिए काम में आते थे, यानी कि कुछ पैसे सेव करके रखते थे जो काम में आए। और बाकी हर दिन हर घंटा होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम किया करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। और घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिकी लड़का रहते थे, यानी दो लड़के एक चारपाई पे रहते थे। दोनों एक साथ ही उस रजाई में सोते थे। इतवार के दिन या कुछ आई टाइम्स के होटल में काम को छोड़ जूते साफ करने का भी काम करते थे, यानी आई टाइम्स होटल में वेटर का काम करते थे और बर्तन धोने का काम करते थे, बट उसको छोड़ के संडे के दिन और जूते साफ करने का ये लोग काम करते थे। और इतनी कष्ट क्यों करते थे मेरे भाई? पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, यानी मेहनत रंग ला दिया, इन लोगों को स्कॉलरशिप मिल गया, फिर ये लोग ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। चलो, क्लियर हो गया होगा इतना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि तीसरा सवाल है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी अब अमेरिका में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट बन चुके थे, अर्थात वे मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो भी घोर मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में शामिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छे से याद आ रही थी। लेनिन ने एक बात कही थी, जो बात इनको अच्छे से याद आ रही थी कि लेनिन ने यह बताया था कि जो देश गुलाम है वहाँ कई कम्युनिस्ट हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी को अलग नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन बहुत कम आता है, याद रखना। 1 से 2 बार पीछे के 10 साल में आया है, एक बार शायद आया है, तो शायद आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, ये मैंने बताया कि 24 तक ये सवाल नहीं आया था। ठीक है, चलो आगे आ सकता है, एक बार पीछे आया था केवल। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है, तो पहला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसका मेन मुद्दा क्या है? वैसे वैसे लोग हैं जो कि देश में क्या करते हैं, मान लो, सॉरी गाइस थोड़ा सा कॉल था। ठीक है, चलो, तो वे लोग गिरफ्तारी करा रहे थे, मार रहे थे। तो कुछ ऐसे भी देश में लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते हैं। तो ध्यान से देखना इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि जब उनकी शांति में प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे तो कई पैदल आ रहे थे, कुछ बस से आ रहे थे और कई रेलों से आ रहे थे, कई ट्रक से आ रहे थे, है ना। आने वाले किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। कौन कौन लोग के? मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, ट्रक से आ रहे थे, रेल से आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, बस से आ रहे थे, है ना। चीज़ें याद रखना मेरे भाई। जहाँ तहाँ उनको बिना कारण के रोका गया, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधियों को इस हरकत के कारण ऐसे नीचता का व्यवहार दिखाने वाले के लिए पंक्ति लेखक द्वारा कही गई है।
यानी इतना नीचतम व्यवहार किए थे ना, उसीलिए लेखक ने पंक्ति डाल दी थी कि ऐसे ऐसे देश में लोग रहते हैं। अतः उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि छात्र युवा इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उनका नेता युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि अगर मान लो युवा छात्र जो है वो नेता बनता है तो कुछ सोच कर डिसीजन लेगा, पढ़ाई के आधार पर लेगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा। ये जो बूढ़ लोग बन जाते हैं ना, पूरे खोखले करके रखे हैं समाज को, इनका ध्यान बिल्कुल पैसे पे होता है, समझ रहे हो, पूरे खोखले कर दे। तो अनपढ़ गवार होते हैं और IAS IPS को ऑर्डर देते हैं, तू काम कर तू काम कर, अपने अंगूठा छाप है, इकोनॉमिक का स्पेलिंग नहीं पता होगा जिनको, ठीक है। देखो, व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देखना। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ के द्वारा लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ये बात कौन कहता है? लेखक कहते हैं। जो गलत कार्य होने ना होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल गलत होंगे, चाहे इसे कोई भी करे, मैं अपने अक्ल का यानी दिमाग का मुताबिक इस्तेमाल करूंगा और इसका विरोध करूंगा। समझ रहे हो लेखक क्या बोलते हैं? कि जो लोग भी इतने ना नीचतम व्यवहार करते हैं, जो लोग भी खराब व्यवहार करते हैं, क्रूर व्यवहार करते हैं, तो जो भी ना खराब काम करेंगे उसके विरुद्ध मैं उसके अपने मुताबिक दिमाग के मुताबिक विरोध करूंगा। हम सही रास्ते को चुनेंगे और हम निहित या जनहित में काम करेंगे। समझ रहे हो? तो लेखक ये बातें अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। 9 टोटल क्वेश्चन है और 5वां सवाल हम लोग करने वाले हैं। बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। जेपी ने अपने भाषण में किया है, ठीक ना। बापू और नेहरू के बारे में ध्यान से सुनना इसका आंसर। जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे तो बात अच्छी नहीं लगती थी, है ना। ये बात कौन कहता है? जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बापू जी अगर कोई बात कहते थे तो मुझे बुरा मतलब मान लो जो बातें मुझे पसंद नहीं आती थी मैं उनके मुंह पर बोलता था, तो वे सभी सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू यह बात हम नहीं मानते, ठीक है। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे, यानी बापू में इतनी महानता थी कि वो कभी बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, यानी बड़ा भाई कहता था। वो भी मुझे बहुत मानते थे और मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का ही बड़ा ही स्नेह था, लेकिन उनमें भी बचपना था कि वो कभी बुरा नहीं माने। उनमें क्या था मेरे भाई? उनमें भी बचपना था, उन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना। तो इस सवाल का बस इतना अर्थ है, उल्लेख करना था, है ना, बापू और नेहरू के बारे में। तो अच्छे से हमने बता दिया बापू जी कैसे थे और नेहरू जी कैसे थे। दोनों अच्छे विचार वाले इंसान थे, बुरा नहीं मानते थे, है ना। समझ रहे हो? अगले सवाल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? मेरे भाई ध्यान से सुनना, आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, थोड़ा सा, ठीक है। बस आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। जेपी जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसा साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का जो शौर्य होता जाएगा और अंत में एक एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी। स्टेटलेस जो सोसाइटी है वो एक कायम हो जाएगी और वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। तो ये सवाल का आंसर था, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा था। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वैसे बच्चे बोलते हैं ना कि भैया पूरा क्यों समझा रहे हो, है ना, स्क्रीनशॉट दिखा दो। इसे 7वां नंबर है, इसको ना एक बार में दिखा दो। चलो क्वेश्चन क्या है कि संघर्ष समितियों में जयप्रकाश, अरे यार 1 मिनट गाइस, क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन है कि संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी, तो आपको बताना है और ध्यान से आंसर सुनना। संघर्ष समिति में जयप्रकाश नारायण की यह अपेक्षा थी कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, यानी वो बोलते हैं कि मैं शासन से यानी कि राजा की तरह, है ना, शासन करना नहीं जानता, उस तरह संघर्ष करना नहीं जानता, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा और इस प्रकार से समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की चाहे वो
पुलिस का हो या अन्य किसी प्रकार के हो, जो घूसखोरी चलती है ना उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो यह समितियां उनका विरोध करेगी। तो ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में ना, गांव वालों को लूटते हैं, जैसे पुलिस हो गया, कर्मचारी हो गया, घूसखोरी करते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, उस सब का काम है रोकना। समझ रहे हो? तो इस तरह से उन्होंने चीज़ें बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 8 नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी प्रमुख सुझाव क्या देते हैं, यानी कि उनका जो सुझाव था ना चुनाव को लेकर वो क्या था, तो ध्यान से देखिएगा। चुनाव के सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें प्रचार में बहुत कम खर्चा है, यानी कि बहुत कम खर्चा है, लोग बहुत खर्चा करते हैं प्रचार उचार करने में इलेक्शन के दौरान, तो वो चीज़ें कम हो। ठीक है, व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी प्रतिनिधि उन पर जनता का भी अंकुश रहे, यानी कि जो भी प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है उस पर जनता का अंकुश हो, यानी कि जनता समझे क्या हो रहा है। उनका यह भी सुझाव था कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष जो समितियां हैं वो मिलकर आम राय से अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दे, यानी कि खड़ा किया जाए। उनमें से किसी को मान्य करे कि जनता का छात्र संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा, ध्यान से मेरे भाई याद रखना, जो भी उम्मीदवार जीतेगा, उसके आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी उम्मीदवार जीतेगा उनके भावी कार्यक्रमों और कड़ी निगरानी रखने का कार्य संघर्ष समितियां करेगी। यानी इलेक्शन में खड़ा हो गया, इलेक्शन में जीत भी गया, जिससे है छात्र युवा लोगों ने समिति लोगों ने मिलकर खड़ा किया था, तो जो भी काम करेंगे उसमें जो ये समितियां है ना वो मदद करेंगी, संघर्ष समितियां। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अगले सवाल के ऊपर आते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है और जो कि आपका लास्ट सवाल है, और उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपने सुना, आपको याद हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थितियों में हुआ था, ध्यान से सुनना। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, यानी उनका एक मित्र था जिसके साथ जयप्रकाश नारायण रुके थे, है ना। दिनकर जी से गंगा बाबू मिलने आए थे। वहां दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे और एक दिन उनको विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया। कहाँ पर? क्योंकि तबीयत खराब हो गया तो उनको वहां पर पहुंचाया गया और रामनाथ जी गोयनका के द्वारा ना उन्होंने पहुंचाया था और उनका निधन हो गया। फिर उसके मतलब वहीं पर क्या हो गया, निधन हो गया। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहाँ पर निधन हुआ था। ठीक है, किसने पहुंचाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें और किसके यहाँ रुके थे। यहाँ से 3 सवाल। मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, इनको हॉस्पिटल किसने पहुंचाया था, रामनाथ जी गोयनका ने, और इनकी मृत्यु हो गई थी किस हॉस्पिटल में, विलिंगडन, ध्यान से याद रख लेना, विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव तुम्हारे निकल गए। और भी चीज़ें निकल सकती हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर से ऑब्जेक्टिव निकल सकती है। तो चीज़ों को बारीकी से समझो, जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हो ध्यान आपका यहीं होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। हिंदी का कोर्स 199 रुपया में है, टोटल हिंदी का कोर्स। VOD बैच है, यानी कि पूरा रिकॉर्डेड बैच है, एक बार में आप कोर्स खत्म कर सकते हो। तो जाके यार ऐप पे ले लो ना, अपना MK लिखने आएगा प्ले स्टोर पे, मेरा पिक दिख जाएगा ऐप में, बस आराम से डाउनलोड कर लेना। और कोर्स ले सकते हो तो ले लेना, वरना यूट्यूब पे सब पढ़ा ही रहा हूँ तो कमेंट मत कर देना कि कोर्स बेचने आगे नहीं। वहाँ पर लाइन बाय लाइन चीज़ें मिल जाएगी और PDF एक बार में सब चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हो, ग्रामर सहित कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारांश उसमें सब होता है। तो 99 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा हिंदी में। टाइवर देख के जज मत करना, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद टीम वर्क करती है, मैं दिखा दूंगा। और पीछे जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं ना वो सारे इंक्लूडेड होते हैं इसमें। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीम काम करता है इस चीज़ के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, देखो पहला सवाल है तुम्हारा, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है, पहला सवाल है। हमेशा पढ़ाई करते हो ना तो एकाग्रता यहाँ रखो, 10 मिनट रख सकते हो ना तो 10 मिनट रखो। अगर चैप्टर ना कंप्लीट हो गया ना ऑब्जेक्टिव में तो बोलना, ठीक है। वो एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है मेरे भाई, एक भाषण है। क्या है, एक भाषण है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। किसकी बात करते हैं, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं।
दूसरे नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है। यानी कि ये संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है मेरे भाई, तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कभी भी देख लेना, मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूँ तो ज़्यादा समय नहीं लेता और याद भी करा देता हूँ। बाकी की तरह मैं चाहूँ तो आपका 30 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट ले सकता हूँ, नहीं लेता मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना, नहीं लेता। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि तीसरा नंबर का सवाल है और क्वेश्चन ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी। तो भारत की जनता उनको लोकनायक के नाम से जानती थी। किस नाम से जानती थी? लोकनायक। यानी लोगों की इतनी ज़्यादा मदद कर दिए थे ना कि इन्हें लोकनायक के नाम से जानती थी मेरे भाई। और ठीक है, और अगला सवाल का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में। ठीक है, चौथा का पहला नंबर ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। कब हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म? कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 5वां नंबर का सवाल है और अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश के पत्नी का नाम पूछ रहा है और पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। क्या था मेरे भाई? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी जी का जो नाम था वो प्रभावती देवी था। याद रहेगा। मैं टाइम दूं क्या? 5-5 सेकंड करके चलो देता हूँ ऑब्जेक्टिव में। चलो, एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड आपके रहेंगे। ठीक है, मैं टाइमर नहीं लगाता, 5 सेकंड आपको पता है यूं ही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो भारत रत्न की उपाधि मेरे भाई उन्हें कब दी गई थी? तो 6 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है और 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो फटाक से बताओ, 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ, 1998। कौन सा होगा? 1998 राइट है मेरे भाई, बहुत अच्छा। इसी तरह से जब आप चीज़ें करते हो ना, अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होती हैं। और हिंदी है भाई, हिंदी है, क्या है? हिंदी है। तो चीज़ें समझ समझ के जब आप करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, क्या नाम था? बचपन में बाउल और बड़ा होने पर जेपी और लोकनायक के नाम से फेमस थे। तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। चलो, बिल्कुल क्लियर है। जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? कितना आसान सवाल है ना। मान लो हम लोग का जो देश है वो किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा? बताओ। नई पीढ़ी के हाथ में। ये जो नई पीढ़ी यार इनके हाथों में, नेताओं के हाथों में सुरक्षित नहीं है ना। नेताओं के हाथ में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नेताओं के हाथ में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलो, बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है और मैं 10 से 12 मिनट लेता हूँ एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराने में, तो बिल्कुल भी हबड़ाया ना करो। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बोल रहा है मेरे भाई, और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत अगर आपको डेट याद हो तो 1974। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि दिमाग में आपके घूंसे। जो भी टफ क्वेश्चन होगा वो मैं लिख के बताऊंगा। 1974। चलो, 10 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? तो आपको फटाक से आंसर देना है। चलो, गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। किसके यहाँ रुके थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है और अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओहो, समाज सेवा के लिए, ये बात याद रखना, समाज सेवा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे भाई? तो मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आ गया होगा। आ रहा है? लाइक करो। आपके पास एक 12th क्लास का ग्रुप जरूर होगा जिसमें 30 बच्चे 20 बच्चे होंगे। उनके पास ये वीडियो शेयर होना चाहिए और वहाँ पर लिख देना नीचे कि पूरा देख लेना, बस। ठीक है, तुम्हें पता है कि आप सभी के लिए कितनी मेहनत चल रही है। ध्यान से देखो, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये जो संपूर्ण पाठ है, यानी कि जो संपूर्ण ये आपका जो संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है उसमें दिया गया भाषण भाई किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उन्होंने ही तो भाषण दिया था ना। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल को बात करते हैं, जो कि 13 नंबर का सवाल है आपका, और ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर के सवाल को बात करते हैं कि जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था? जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था मेरे भाई? तो हर्षु दयाल नाम था। यहाँ पर सरसू दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, हर्षु होगा, याद रख लेना। मैं लिख देता हूँ, क्या होगा? हर्षु दयाल होगा। चलो,
क्लियर है, क्या होगा, हर्षु दयाल होगा। ठीक है मेरे भाई, याद कर लेना अच्छे से, हर्षु दयाल, नॉट सरसु दयाल। ठीक है, चलो 14 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे, यानी किस चीज़ के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध थे मेरे भाई? तो साहित्यिक रचना के लिए ये प्रसिद्ध थे। बहुत बढ़िया, साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध थे और ये बीच में से क्वेश्चन डाल दिया गया है। चलो कोई नहीं, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 15 नंबर का सवाल है कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है मेरे भाई? ठीक है, और आपको बताना है तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी क्या है, एक रचना है, जो कि एक दो ऑब्जेक्टिव इधर उधर से भी डाला गया है ताकि आपके दिमाग को चेक कर लिया जाए। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बात करते हैं। और मट्टी के मूर्ते, मट्टी के मूर्ते, एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। मट्टी के मूर्ते जो रचना है वो किसकी है? मट्टी के मूर्ते राम वृक्ष बेनीपुरी जी, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचना है वो क्या है? माटी की मूर्ते। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, ये आपका 16 नंबर का सवाल है। ठीक है, कौन सा? 17 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं और इसका आंसर आप अच्छे से बताना। जयप्रकाश ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने कौन से वर्ष में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था मेरे भाई? तो उन्होंने किया था 1974 में, अगर आपको अच्छे से डेट याद हो तब। कब किया था? 1974 में। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल भी क्लियर है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हो, ध्यान से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो जाके अपना एम के ऐप डाउनलोड करो अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको 199 रुपये में हिंदी का कोर्स मिलेगा पूरा। इसमें सब चैप्टर का PDF डाल दिया गया है, टेस्ट, PYQ, क्वेश्चन आंसर और ऑल चैप्टर का सोल्यूशन फिर तुम्हें मिल ही जाएगा, सब वीडियोस, ऑब्जेक्टिविटी सब। तो भाई मचा सकते हो। इस 8वें क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मेरे भाई गठन कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। चलो इतना क्वेश्चन क्लियर है। और 19 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 19 नंबर का जो सवाल है, क्वेश्चन कर रहा है किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। शायद मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कराया था ऊपर, अगर आपको याद हो तब। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है और इसका आंसर अच्छे से देखना आप सब। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन था मेरे भाई? अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलो बताओ, बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर। कब? 1900 किसकी बात कर रहे हैं? 74 की बात कर रहे हैं। तो अब्दुल गफूर जी थे जो हमारे मुख्यमंत्री थे बिहार के 1974 में। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? दलाल किसका कहा गया है? 21 नंबर का सवाल है। ठीक है, और इसका आंसर आप फटाक से बताओगे मेरे भाई। तो दलाल उन्हें कहा गया था अमेरिका का। कहाँ का कहा गया था दलाल? अमेरिका का कहा गया था। और कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट है। सब्सक्राइब करना, मैंने बोला था ग्रुप में शेयर कर देना, बस मैं आपका पूरा चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, ऑल सब्जेक्ट। जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो, आप सबका अच्छा जो कमेंट आता है बाद में पढ़ते हैं हम। ठीक है, जो आप सब करते हो अच्छा लगता है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, विलिंगटन नर्सिंग होम अस्पताल का नाम था जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 24 नंबर का सवाल है मेरे भाई। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक के बारे में बात कर रहा है। तो सदानंद गोस्वामी। कौन था मेरे भाई? सदानंद गोस्वामी। आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और अच्छे से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ एक एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो रहा है? होगा भी नहीं, ध्यान से देखना। किसने कहा था अभी ना जाने कितने दूर इस देश के जनता को जाना है? ये बात किसने कहा था कि ना जाने अभी कितने मीलों दूर इस देश के जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। किसने कहा था ये बात? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि ना जाने कितने दूर अभी इस देश के जनता को जाना है। और अगला सवाल का आंसर आप बताओगे कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी थी? फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक थी वो मैला आंचल थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन थी? मैला आंचल थी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैला आंचल आपको दिख रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से चीज़ें करा रखी थी, इसलिए बोलता हूँ कि लाइन बाय लाइन चीज़ें देखो। सबसे पहले परिचय देखो, फिर
हिंदी अर्थ देखो, फिर सारांश देखो, फिर क्वेश्चन आंसर देखो और फिर ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव देखो, क्लियर हो जाता है सब। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी, बताओ। आईएससी की परीक्षा मेरे भाई कहाँ से पास की थी, किसने, जयप्रकाश नारायण ने। तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पास की थी। चलो अगला सवाल है जो कि 28 नंबर का सवाल है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में मार्क्सवादी बने थे, अमेरिका जब पढ़ने गए थे तब। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 29 नंबर का सवाल है और टोटल 29 वही सवाल है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ये नारा है एक, है ना, जो आपका चैप्टर है एक नारा है, बेसिकली एक भाषण से लिया गया था, याद रखिएगा। तो ये बात जयप्रकाश नारायण ने कही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करना, शेयर करना इस चैनल को अपने दोस्तों में मेरे भाई, और आप ज़रूर डाउनलोड करके चेक करना। उससे बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, लेकिन 199 यानी 199 में अगर आप पूरे हिंदी में 99 नंबर ला देते हो तो समझो ना यार, एक नंबर पे 2 रुपया भी नहीं लग रहा है। 199 में अगर आपके पास 1 महीना भी एग्ज़ाम में समय है तो आराम से ले लो और PDF सब डाउनलोड करके अच्छे से रट्टा मार लो यार। जब चीज़ें पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। रट्टा क्या मारना, सब चैप्टर पढ़े हो, देखोगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से पढ़ाई करके फोड़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।